नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 23 मार्च 1931। लाहौर का सेंट्रल जेल आज इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। आज जेल में मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे और दिल में अंग्रेजों के लिए नफरत। पर आज सबकी आंखें उस 23 साल के नौजवान को निहार रही थी जो अपने दो साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की तरफ जा रहा था। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। हर कोई उस गबरू नौजवान को आखिरी बार देख लेने के लिए बेचैन था जिसने जेल में होते हुए भी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। वही ब्रिटिश साम्राज्य जिसकी तारीफ में यह कहा जाता था कि इस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। अंग्रेज जिसे बल से नहीं जीत पाते उसे छल से हरा देते। और इसी अंग्रेजी हुकूमत ने आज एक 23 साल की कच्ची उम्र मगर पक्के इरादे वाले लड़के के सामने घुटने टेक दी। जिस 23 साल के लड़के ने अंग्रेजों को इस कदर तंग किया हुआ था कि जिस दिन से वो जेल में आया जेल को अपने हिसाब से चला रहा था। और हद तो यहां तक थी कि जिस जेल की दीवारें कैदी अक्सर भागने के लिए तोड़ते हैं उसी जेल की दीवारें रात के अंधेरे में चोरों की तरह खुद जेल प्रशासन को तोड़नी पड़ी, क्योंकि जेल प्रशासन के अंदर ना तो इतनी हिम्मत थी और ना ही इतनी हैसियत कि वो मां भारती के उन 3 वीर सपूतों की लाशों को जेल के मेन गेट से लेकर जा सकें। जिस अंग्रेजी हुकूमत को अपने शैतानी दिमाग पर नाज था उस अंग्रेजी हुकूमत के पूरे सिस्टम का दुनिया भर में तमाशा और मजाक बनाने वाले उस लड़के को आज ये 1.5 अरब लोगों का देश सर झुकाकर शहीद आजम सरदार भगत सिंह बुलाता है। भगत सिंह जो पिता सरदार किशन सिंह का घमंड थे, जो मां विद्यावती देवी की आंखों का तारा थे, जिसे पंडित चंद्रशेखर आजाद छोटे भाई की तरह प्यार करते थे, जिसे सुखदेव और राजगुरु दोस्त नहीं बल्कि अपने ही जिस्म का एक हिस्सा मानते थे, जिसने जेल में रहते हुए भी अंग्रेजी हुकूमत का ग्रामर बिगाड़ दिया था, वही सरदार भगत सिंह 23 मार्च 1931 की शाम अपनी फांसी के तय वक्त से 11 घंटे पहले फांसी के तख्ते पर सुखदेव और राजगुरु के साथ खड़े थे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! मौत से कुछ इंच दूरी पर खड़े होकर भी भगत सिंह फांसी के फंदे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को देखता हो। फांसी के फंदे और भगत सिंह की इस प्रेम कहानी की शुरुआत ठीक आज से 12 साल पहले हुई बैसाखी के दिन। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। 11 साल की उम्र थी भगत की जब सुबह से बैसाखी का जश्न मना रहे उनके गांव को अचानक एक मातम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूछने पर पता चला कि घर से कोई 40 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदे जनरल डायर ने जुल्म सितम की सारी हदें पार कर दी। उसने वहां मासूम और निहत्थे लोगों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और न जाने कितने नन्हे फूलों को उनकी मां के आंचल से नोच लिया। अगले दिन भगत पैदल निकल पड़े जलियांवाला बाग की तरफ। वहां पहुंचे तो वहां का मंजर बेहद दर्दनाक था। दीवारों पर लगे खून के छींटे अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और सितम की दास्तां बयां कर रहे थे। बच्चे बूढ़ों की दर्दनाक आवाजें अब भी वहां गूंज रही थी। भगत ने एक कांच की बोतल में जलियांवाला बाग की उस गीली मिट्टी को भर लिया जो पानी से नहीं बल्कि सैकड़ों भारतीयों के खून से तर हुई थी। 11 साल के भगत जब अपनी नन्ही उंगलियों से जमीन से मिट्टी खोदकर बोतल में भर रहे थे तो सिर्फ नियति को यह मालूम था कि उस वक्त भगत के हाथों अंग्रेजी हुकूमत की कब्र खोदने की शुरुआत हो रही थी। जलियांवाला बाग की उस मिट्टी को लेकर जो भगत सिंह घर लौटा वो भगत सिंह अब किसी का बेटा नहीं था, किसी का भाई नहीं था। वो अब लाल खून से सनी इस मुल्क की मिट्टी का लाल था, करोड़ों हिंदुस्तानियों के खून का उबाल था और जुल्मों सितम की मिसाल ब्रिटानिया सल्तनत का आने वाला काल था। ये वो दिन था जिस दिन अंग्रेजों ने हजारों निहत्थे मासूम भारतीयों को तो मार दिया पर अनजाने में भगत सिंह नाम की एक ऐसी चिंगारी पैदा कर दी जो कुछ सालों के बाद पूरे देश में क्रांति की एक ऐसी ज्वाला भड़काने वाली थी जिसकी लपटों में अंग्रेजी हुकूमत को खाक हो जाना था। और इसकी शुरुआत होती है 30 अक्टूबर 1928 के दिन
जब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को लाहौर स्टेशन पर एक अंग्रेजी अफसर स्कॉट ने लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटता रहा जब तक लाला जी लहूलुहान होकर गिर नहीं गए। तब लाला जी ने अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी दी कि मेरी मौत अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, और इस चेतावनी को भगत सिंह बहुत जल्दी सच में बदलने वाले थे। लाला जी की मौत के दिन ही भगत सिंह, राजगुरु और पंडित चंद्रशेखर आजाद ने उस अंग्रेज अफसर को मारकर लाला जी की मौत का बदला लेने का फैसला किया, पर गलती से स्कॉट की जगह एक दूसरे अंग्रेज अफसर सैंडर्स को मार दिया गया। इस हमले से ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई और इन तीनों के लाहौर से निकलने पर रोक लगा दी गई। अंग्रेजी हुकूमत के कड़े पहरे की नाक के नीचे भी ये तीनों लाहौर से बाहर निकल गए, और इसके बाद शुरू होता है भगत सिंह की जिंदगी का आखिरी मगर सबसे जरूरी हिस्सा। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को यह समझ में आ गया कि इस लड़ाई को हथियारों से नहीं, विचारों से जीतने की जरूरत होगी। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत हर उस अखबार और मैगजीन पर नकेल कस रही थी जो लोगों को अंग्रेजों के जुल्म की कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सबसे जरूरी था कि क्रांतिकारियों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया जाए। भगत को देश के लिए जान देने से कोई गुरेज नहीं था, पर भगत ये भी जानते थे कि सिर्फ जान दे देने से क्रांति को कोई फायदा नहीं होगा, पूरे देश में क्रांति की मशाल जलानी ही होगी। इसलिए भगत ने पूरी प्लानिंग के साथ अंग्रेजों के सामने शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई जिसमें अंग्रेज जितना जीतते उतना ही हारते जाते। भगत सिंह ने फैसला किया कि वो असेंबली में बम फेंकेंगे, पर बम ऐसी जगह फेंका जाएगा कि किसी को जरा भी नुकसान ना हो। 8 अप्रैल 1929 को प्लान के मुताबिक भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में बम फेंका और वहां से भागने की बजाय खुद को सरेंडर कर दिया। अरेस्ट हिम। अंग्रेज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि जिस भगत सिंह को इतने वक्त से सारी अंग्रेजी हुकूमत पकड़ नहीं पा रही थी, आज वो खुद चलकर अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल में फंस रहा था। पर अंग्रेज ये जानते नहीं थे कि भगत सिंह अंग्रेजों के चंगुल में नहीं, बल्कि अंग्रेज भगत सिंह के चंगुल में फंसने जा रहे हैं। भगत का मास्टर प्लान यही था कि उन पर कोर्ट में केस चले, ताकि कोर्ट की सुनवाई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह इस्तेमाल करके देश के बच्चे बच्चे तक अपने विचार पहुंचा सकें। जैसे जैसे केस चलता रहा, हर सुनवाई में अंग्रेजों की मिट्टी पलीत हो रही थी, क्योंकि 500 किताबों का ज्ञान रखने वाले भगत सिंह के तर्कों को काटने वाला पूरी कोर्ट में एक भी नहीं था। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन इसे अपनी जीत समझ रहा था, और भगत अपनी ज्ञान और बुद्धि से अंग्रेजों के एक एक मोहरे को एक एक करके पीटते चले जा रहे थे। ऐसा ही एक फेमस किस्सा है कि एक सुनवाई में अंग्रेजों ने भगत सिंह के ही एक साथी को उनके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा कर दिया। भगत सिंह ने जवाब में इतना ही कहा कि ये मेरा साथी कैसे हो सकता है, इसे तो बम बनाना भी नहीं आता। गद्दार साथी ने इतना सुनते ही पूरे कोर्ट के सामने स्टेप बाय स्टेप बम बनाने की पूरी रेसिपी सुना दी, जिसे सुनकर भगत और उनके साथी मुस्कुराने लगे। अंग्रेजों को भगत सिंह की मुस्कुराहट का असली मतलब तब समझ में आया जब कोर्ट में सुनवाई के वक्त बैठे पत्रकारों ने बम बनाने की रेसिपी ज्यों की त्यों अगले दिन अखबार में छाप दी। बम बनाने का जो नुस्खा सिर्फ भगत सिंह और साथियों को मालूम था, उस नुस्खे को भगत सिंह ने अंग्रेजों की ही कोड का इस्तेमाल करके देश के घर घर में पहुंचा दिया। बहुत जल्दी अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि इस खेल में भगत सिंह ने उन्हें अपना मोहरा बना रखा है, तो उन्होंने एक कानून पास किया कि कोर्ट अभियुक्त की गैर मौजूदगी में भी सुनवाई कर सकता है। भगत सिंह ने अंग्रेजों के चेहरे से शराफत का नकाब पूरी तरह से नोच लिया। सारी दुनिया को यह पता चल गया कि अंग्रेज कितने डरे और सहमे हुए हैं और कितना गिर चुके हैं। साथियों, वहां भगत सिंह जेल में थे और अब की बार भगत सिंह ने अंग्रेजों के पांव के नीचे से जमीन खींचने का एक नया तरीका अपनाया, और वो था भूख हड़ताल, जो कि इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अंग्रेज जेल के बाहर ही नहीं, जेल के भीतर भी भारतीयों के साथ भेदभाव और जुल्म कर रहे थे। अब उनकी भूख हड़ताल 1 हफ्ते नहीं, 1 महीने नहीं, बल्कि 116 दिन तक चलती रही। भगत और उनके साथियों की भूख हड़ताल रोकने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने सारे जतन कर डाले। पहले उन्हें कोड़ों से पीटा गया,
बर्फ की सिलियों पर लिटाया गया, उनका पानी तक रोक दिया गया और जब भी मन नहीं भरा तो नाक में ट्यूब डालकर खाना तक डाला गया। पर क्या ही दीवानगी थी उन लोगों की देश के लिए कि जब हफ्ते और महीनों से भूखे पेट में जब खाना पहुंचता तब ये लोग मक्खियां तक खा लेते ताकि उल्टी होने से खाना बाहर निकल जाए। दोस्तों, 2 दिन की भूख इंसान को चोरी करने और 20 दिन की भूख इंसान को कत्ल करने के लिए मजबूर कर देती है। पर नमन है महाभारती के उन वीर सपूतों का जो एक दाने को भी पेट में जाने नहीं दे रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप और हम आजाद हवा में सांस ले सकें। अब अंग्रेजों के पास करने को कोई जुल्म नहीं बचा था और इन वीर सपूतों का हौसला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मजबूरन अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और भगत सिंह की सारी मांगें मान ली गई। We accept all the conditions of Bhagat Singh and his comrades. और उसी वक्त भगत सिंह ने जेल के अंदर से नारा दिया पूर्ण स्वराज का, और उनका यह नारा पूरे देश का मकसद बन गया। अंग्रेजों को यह समझ आ गया था कि उन्होंने शेर को पिंजरे में कैद नहीं किया बल्कि शेर खुद उनके पिंजरे में घुस आया है। अब अंग्रेजों ने सोचा कि जो जुल्म से नहीं डरा उससे मौत से डराएंगे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस दोबारा खोला गया और तैयारी की जाने लगी भगत को फांसी देने की। पर भगत तो इसकी तैयारी करके ही आए थे और फिर वो काला दिन आया कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। पूरा देश मातम में डूब गया पर अंग्रेज जश्न मना रहे थे। पर अंग्रेजों का जश्न तब फीका पड़ गया जब उन्होंने देखा कि उनकी तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी अपनी फांसी का जश्न मना रहे थे। भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेजों के गले की वो हड्डी बन चुके थे जिसे ना तो वो निगल पा रहे थे ना उगल पा रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की तारीख तय हुई 24 मार्च 1931। पूरा देश एकजुट होकर मांग कर रहा था कि भगत सिंह को फांसी ना हो और भगत सिंह भी यही चाहते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से कहा, हमें फांसी न दी जाए, हम कोई टुच्चे अपराधी नहीं हैं, हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, हमें गोली मार दी जाए क्योंकि क्रांतिकारियों की शान गोली खाकर मरने में है। अंग्रेजों को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि अब उनकी गर्दन भगत सिंह ने अपने पंजे में दबोच ली है। बदहाल अंग्रेजों को कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो जल्द से जल्द फांसी देकर भगत सिंह से छुटकारा पाना चाहते थे। पर भगत ना जीते जी छोड़ने वाले थे और ना मरने के बाद ही। जैसे जैसे फांसी का वक्त करीब आ रहा था वैसे वैसे पूरा मुल्क गुस्से में उबल रहा था। पर भगत शांत थे, उस शतरंज के खिलाड़ी की तरह जिसे पता था कि उसने सारे मोहरे सही जगह बिठाए हैं और अब शह मात की आखिरी चाल का वक्त आ गया था। फांसी से कुछ दिन पहले भगत से मिलने उनकी मां पहुंची और जवान लड़के को मौत की तरफ सरकता देखकर रो पड़ी। पर भगत सिंह की मां के आंसू में घमंड का नमक था। इस बात का घमंड कि क्या दुनिया में किसी मां ने ऐसा वीर सपूत जना होगा और क्या दुनिया में किसी मां के लाल ने यह रुतबा कमाया होगा कि उसकी जिंदगी की दुआ मांगने के लिए देश की माएं कहीं भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी तो कहीं सजदे में गिरी हुई थी। अपने लाल को खोने का सोचकर मां के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो लाल जो कभी कहता था कि मां देखना, मैं तेरे लिए बहू लाऊंगा तो तुझे काम नहीं करने दूंगा। वो लाल जिसके सर पर मां सहरा देखने का सपना देखा करती थी, पर वो सपना तो शायद उसी दिन छिन गया जब बेटे ने कहा होगा कि मेरी दुल्हन तो आजादी है। भगत मां का दुख समझ रहे थे। उन्होंने मां का माथा चूमा और कहा, मां ये जन्म तो भारत मां की सेवा में न्योछावर हो गया। अगले जन्म में तेरा बेटा बना तो वादा करता हूं पूरी जिंदगी तेरा पल्लू पकड़कर तेरे कदमों में बैठा रहूंगा। और अगली लाइन जो भगत सिंह ने अपनी मां को कही उससे मां का कलेजा फट गया। भगत ने कहा, मां मेरी लाश लेने तुम मत आना, कुलवीर को भेज देना। अगर तुम लाश लेने आई और इसी तरह रोने लगी तो देश कहेगा कि देखो बलिदानी भगत सिंह की मां रो रही है। वो क्या मंजर रहा होगा ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। मां से मिलकर भगत वापस अपने सेल में चले गए और पूरे देश में लोगों का गुस्सा अंग्रेजी हुकूमत से संभाले ना संभल रहा था। और फिर इसी गुस्से के डर से अंग्रेजों ने वो फैसला किया जो इतिहास की पहली घटना थी।
वो घटना जो इतिहास में अंग्रेजी हुकूमत के चेहरे की कालिक बन गई, जब एक कैदी से डरकर उसके तय वक्त से पहले उसे फांसी देने का फैसला किया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो। अभी? लेकिन सर, उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। फांसी की नई तारीख तय हुई 23 मार्च 1931। फांसी के दिन जेल के अफसर जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाने उनके सेल में आए तो भगत लेनिन पर किताब पढ़ रहे थे। उनसे कहा गया कि वक्त हो चला है। मौत से कुछ मिनट की दूरी पर खड़ा वो मिट्टी का लाल मुस्कुराकर बस इतना ही कहता है कि मुझे लेनिन की जीवनी के आखिरी पन्ने पढ़ने दिए जाएं, क्योंकि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। किताब बंद करके भगत ने अफसरों से कहा कि चलो। दूसरे सेल से राजगुरु और सुखदेव भी आ गए। वो राजगुरु जिन्होंने शर्त लगाई थी भगत सिंह से कि देखना तेरे से पहले मैं मरूंगा, और नियति ऐसी कि आज उसी दोस्त के साथ मरने का मौका मिल रहा था। सेल से फांसी के तख्ते की तरफ जाते वक्त भगत ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और उस नारे का जवाब बाकी कैदियों ने इस कदर दिया कि जेल की दीवारों की नींव तक कांप उठी। जेल की फिजा में राम प्रसाद बिस्मिल का यह शेर गूंजने लगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सुखदेव मुस्कुराते हुए अपने जिगरी यार को देख रहे थे। वही जिगरी यार जो इतना खूबसूरत था कि उसे लड़कियों से बचाते बचाते उनकी कमर टूट जाया करती थी। वही जिगरी यार आज उनके साथ फांसी के तख्ते की तरफ खुशी खुशी जा रहा था। वो जिगरी यार जिसके चुटकुले सुनकर मुर्दों को भी हंसी आ जाती थी। वही जिगरी यार आज मौत की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ रहा था, मानो मौत कोई मौत नहीं, कोई चुटकुला हो। सुखदेव सोच रहे थे कि इश्क की शायरी करने वाला ये लड़का इश्क में इतना वफादार निकला कि एक वक्त में एक ही चीज से इश्क किया, अपने मुल्क से। लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों ने बहुत लोगों को फांसी चढ़ते देखा था, पर वो दरों दीवारें ऐसे फांसी चढ़ने वालों को पहली बार देख रही थी जिनके लिए मौत वो खिलौना थी जिसके साथ वो बचपन से खेलते आ रहे थे। जब तीनों को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया तो फांसी पर चढ़ने वालों की आंखें चमक रही थी, और फांसी देने वालों को हिम्मत नहीं थी कि वो इन 3 वीर सपूतों की निगाह से निगाह मिला सके। तीनों से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। भगत ने कहा, हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। तीनों के हाथ खोले गए, तीनों गले लगे। उस मंजर को देखकर वहां खड़े सभी लोगों का दिल करा उठा। उस दिन तीनों को दुख था, मौत का नहीं, बल्कि इस बात का कि वो इस मुल्क की मिट्टी की और सेवा नहीं कर पाएंगे। उनकी आंखों के सामने फांसी का फंदा झूल रहा था। जिस फंदे को देखकर अच्छे अच्छों के पांव कांपने लगते, उस फांसी के फंदे को तीनों ने ऐसे चूमा जैसे मां का माथा, बाप के हाथ और महबूबा के गाल चूम रहे हों। फांसी का फंदा अब गले में था। मौत नाम की महबूबा अब भगत का हाथ थामे उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार थी, पर फांसी का लीवर खींचने में जल्लाद के हाथ कांप रहे थे। और फिर वो हुआ जो होनी में लिखा था, जल्लाद ने लीवर खींच दिया। फांसी का लीवर खींचने की आवाज से पूरे लाहौर सेंट्रल जेल में सन्नाटा खिंच गया। जो जेल कुछ देर पहले इनकलाब के नारों से गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। उस लम्हे में जेल के हर शख्स की आंखों में इतना पानी तैर रहा था जितना पूरी अंग्रेजी हुकूमत को डुबोने के लिए काफी था। आजादी को दुल्हन बनाने का सपना देखने वाले पूरे देश को जगाकर मौत की बाहों में सो गए। दूर कहीं भगत सिंह की मां दरवाजे पर बैठे बेटे की राह देख रही थी।
पर देश की आजादी की राह पर निकला बेटा, जिसने पूरे देश के दिल में घर कर लिया था, अब कभी घर लौटने वाला नहीं था। अंग्रेजों ने फांसी देकर उन तीनों की देह पर तो काबू पा लिया, पर वो तीनों अब विचार बनकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गए थे, क्योंकि विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। उन्हें फांसी तो दी जा सकती है, पर मारा नहीं जा सकता। सारा देश एक ही नारे से गूंज रहा था, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। जय हिंद।